हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आरआर्मी यूट्यूब चैनल। एचपीएससी एएमओ 2024 की फ्री लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेंस एग्जाम के लिए, सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए हमने फ्री लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो उसमें आगे बढ़ते हुए हम चरक सूत्र स्थान का चैप्टर नंबर 21 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अभी मैं मेरे साथ सिलेबस कवर कर लीजिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं साथ के साथ बताता रहूंगा। और मैं एक वीडियो ऐसी भी लाऊंगा जिसमें हम बताएंगे कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है। फिर भी जब तक वीडियो नहीं आ रही है तब तक आप दो आंसर मिनिमम डेली आंसर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, करा कीजिए। और वीडियो आएगी उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे आंसर को डील करना है। और लास्ट में मैं एक लिस्ट दूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जहां से क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा उम्मीद होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये सिलेबस वाइज ही हम कंप्लीट कर रहे हैं, आप ये ना सोचिए कि ये सिलेबस वाइज नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में भी आपने देखे हैं कि सिलेबस में कुछ और बताया गया था और क्वेश्चन जो है लगभग चरक संहिता से और सुश्रुत संहिता से पूछे गए थे। तो आप ये ना सोचिए कि ये सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में सब कुछ है। ठीक है, आपको सब कुछ कवर करना है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत ही चुनिंदा चीजें इंपॉर्टेंट पाएंगी। कुल मिला के 90 से 100 टॉपिक्स होंगे जो पूरे सिलेबस में भी हम इंपॉर्टेंट जिसको पाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। तो मेरे साथ आप पढ़ते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अष्टोनिंदित अध्याय में अष्टनिंदित पुरुष की बात की जा रही है। ठीक है, अति दीर्घ, अति ह्रस्व, अति लोम, ये आप सभी को पता ही है। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो स्थौल्य और कार्श्य के ऊपर बनता है। ठीक है, पूरे चैप्टर का क्रक्स जो है वो स्थौल्य और कार्श्य है। और अगर स्थौल्य और कार्श्य के ऊपर जितने भी श्लोक हैं और उनकी चिकित्सा के बारे में जो बताया गया है, उनके कारण क्या है, ठीक है, और उनकी परिभाषा क्या है स्थौल्य और कार्श्य की, ये सारी चीजें अगर आप एक आंसर में नोट्स के रूप में तैयार कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि यहाँ से श्लोक, आप मैं श्लोक बता देता हूँ इंपॉर्टेंट। तत्र अति स्थूल कृष, यहाँ से तो छोड़ दीजिए, यहाँ से अति स्थूल तावदायुषो हिरान से जरो अपरोधे कृष्ण भवायता दौर्बल्यम दौर्गंधे स्वेद अवादे क्षुद अति मात्रम पिपाशा अति योगश्चेति अष्ट दोषा। तो ये क्या है, अष्ट दोष बताए गए हैं अति स्थूल के। तद अति स्थौल्यम क्यों होता है, अति संपूर्णात गुरु गुरु मधुर शीत स्निग्ध, खाना खाने से व्यायामाद अव्यायामाद अव्यवायाद, ठीक है, अस्वप्नाद, ठीक है, ये सारी चीजें बताई गई हैं 20 स्वभावात। तो ये कारण जो है आप इनको भी याद कर लें, बाकी इसको छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ से आपको फिर ये याद रखना आपको, लास्ट लाइन 4 नंबर श्लोक की, प्रभूत कोष्ठ वायु त्वाच क्षुद अति मात्रम पिपासा अति योगश्चेति। ठीक है, तीक्ष्ण अग्नि, तीक्ष्ण अग्नित्वात् प्रभूत कोष्ठ वायु। तो ये संप्राप्त, ये बताइए आपके निदान। ठीक है, संप्राप्ति की क्या क्या तीक्ष्ण अग्नि होती है उसमें। ठीक है, और कोष्ठ जो होता है वायु से परिपूर्ण होने के कारण जो भूख है बार बार लगती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद करें। बाकी ये छोड़ सकते हैं सारा। फिर यहाँ से इस ये वाला श्लोक 9 नंबर श्लोक इंपॉर्टेंट है। मेदो मांसाति व्रत्वाच चल स्फिग उदरस्तने ए यथो उपचे उत्साहो नरो अति स्थूल उच्यते। तो ये 9 नंबर श्लोक स्थौल्य की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। फिर ये आपका जो ये कृष और कार्षीय होता है, इसके लिए बताया गया है। तो ये 11 नंबर श्लोक इंपॉर्टेंट है। कारण सेवा रुक्षान्न पाननाम लंघनम प्रमितासनम क्रिया आति योग है। ठीक है, रुक्षस्य उद्वर्तनम स्नानम प्रकृति ज्वरा विकारानु से, ये व्यायाम अति सोते, ये सारी चीजें जो कारण है, इनमें से जितना याद रखता है वो याद रखें। प्लीहा काश, ठीक है, 13 नंबर श्लोक तक याद रखना है आपको। फिर आपको शुष्क स्फिग ग्रीवो धमनी जाल संतत है। ठीक है, त्वग अस्थि शेषो अति कृष स्थूल प्रभा नरोमते, 15 नंबर श्लोक है। कृष की परिभाषा, ठीक है, कार्श्य की परिभाषा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। ये फिर कंसेप्ट बताना है, ये लाइन लिखकर भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्थौल्य कार्श्य बरम कार्श्य समोपकरणो हेतु, ठीक है, टिप्पणी कीजिए। ये लाइन लिखी होगी, टिप्पणी कीजिए। तो आपको ये सारी चीजें बतानी होगी, आपको श्लोक मैक्सिमम लिखने होंगे और ये सारी चीजें बतानी होगी कि कैसे आप स्थौल्य कार्श्य को स्थौल्य से ऊपर मानते हैं। ठीक है, तो वो ये बताना पड़ेगा। ये वाला श्लोक भी इंपॉर्टेंट है, कहीं फिट कर सकते हैं आप। ठीक है, सम संगनन पुरुष के लक्षण है, सम मांस प्रमाणस्तु सम संगननो नर, दृढ़ इंद्रिय व्याधि नाम ना बलि भूयते। ठीक है, तो ये एक बार देख लीजिएगा। बाकी जो है ये इंपॉर्टेंट है, आपको चिकित्सा सूत्र याद रखना है 20 नंबर में। गुरु चापतर्पणम चेष्टम स्थूलम कर्षणाम प्रतिकृषम ग्रहण लघु संतर्पणम चेतत, यहाँ से। और ये जो चिकित्सा बताई गई हैं इनको आप नोट्स के रूप में एक पॉइंट वाइज याद कर लें, अगर श्लोक याद नहीं होता है। ठीक है, जैसे तक्रारिष्ट का प्रयोग किसमें है, किसके साथ है, गुडूची का शिलाजीत का प्रयोग किसके साथ है, अग्निमंथ स्वरस के साथ है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको एक नोट्स के रूप में आप जो है इसको लिख लें।
फिर इसमें निद्रा के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। तो श्लोक नंबर आप देखिए 35, बहुत इंपॉर्टेंट है। निद्रा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है और वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो निद्रा के ऊपर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो श्लोक आप कहाँ से अरेंज करेंगे, ठीक है, माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए कहाँ बताया गया है। तो यदा तू मनसी क्लांति कर्मात्मा ने क्लमान्विता विषय वह निर्वर्तन्ते तदा स्वपिति मानवे। तो ये श्लोक, ये सो श्लोकों की निद्रा की परिभाषा। फिर निद्रा के लाभ, ठीक है, लाभ और अलाभ क्या है, ठीक है। तो निद्राय तुम सुखम दुखम पुष्टिकाश्रय बलावनम भ्रष्टा कृपलता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम नाचे। फिर अकाले अति प्रसंगा नाचे निद्रा निषेविता सुखायुषा। और किस किस को जो है निद्रा दिन में ले सकता है। तो गीता अध्ययन मध्य स्त्री कर्म भारा अध्वकर्षिता, ये सारी चीजें बताई हैं। ये यहाँ से आप निद्रा के लिए सारा मटेरियल कलेक्ट करके एक नोट्स के रूप में आप इसको रूप दे सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है निद्रा के बारे में। फिर ग्रीष्म में दिवा स्वप्न कर सकते हैं, बाकी ऋतुओं में नहीं, ठीक है। अगर बाकी ऋतु में करते हैं तो क्या होता है, श्लेष्म पित्त का प्रकोप होता है, जबकि यहीं सुश्रुत का लिख लीजिए, त्रिदोष प्रकोप बताते हैं वो। फिर मेदस्विन स्नेह नित्या श्लेष्मला से दूसरी विधा सुविधा। इन किन रोगियों को दिवा में स्वप्न नहीं करना चाहिए, दिन में नहीं सोना। तो मेद वाले पुरुष जो हैं, स्नेह का सेवन जो डेली करते हैं, श्लेष्मला है, श्लेष्म रोगी हैं, श्लेष्म प्रकृति है, दूसरी विष के पेशेंट है उनको, ठीक है। तो ये आपको इतना याद रखना है। फिर 50 नंबर श्लोक इंपॉर्टेंट है, रात्रो जागरणम रुक्षम स्निग्धम प्रसवनम दुबा एरुक्षणम अनवसंधि तो आसीन प्रचलायतम। तो ये 50 नंबर श्लोक इंपॉर्टेंट है आपका। फिर निद्रा के जो भेद हैं, तमोभाव श्लेष्म समुद्भवा, तो सभी आचार्यों के अनुसार जो भेद हैं वो आपको याद होने चाहिए कि सुश्रुत ने कितने बोले हैं, ठीक है, आपको याद होंगे, मैंने पढ़ाए भी थे। चरक के अनुसार और वाग्भट के अनुसार, तो इन्होंने 6 बताए, वाग्भट के अनुसार 7 हैं, सुश्रुत के अनुसार 3 हैं। तो आप याद रखें। तो ऐसे करके ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, फिनिश होता है। फिर लंगन बृहणीय अध्याय है। तो लंगन बृहणीय में जो बताया गया है, लंगन के योग्य पुरुष, ब्रह्मण के योग्य पुरुष, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर इतना नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप बनने की उम्मीद नहीं है, ठीक है। तो आप इसको छोड़ सकते हैं, बस यहाँ से ये याद रखिए। श्लोक नंबर जो है 18 है, चतुष्प्रकारा संशुद्धि पिपासा मारुतात्वो पाचनान्य उपवास व्यायाम चेती लंघनम। तो 10 विध लंघन क्या क्या होते हैं, तो आप याद रखें, क्वेश्चन आ सकता है 10 विध लंघन डिस्क्राइब कीजिए, ठीक है। तो इसमें से आ सकता है क्वेश्चन। फिर 10 विध लंघन की उपयोगिता भी, कि 10 प्रकार के लंघन क्यों बताए हैं, तो किस किस लंघन का किस रोग में या किस दोष में यूज होता है। तो प्रभूत श्लेष में पित्ताश्र मला संश्लिष्ट मारुता बृहत शरीर बलिनो लंघनिया विशुद्धि भी। तो विशुद्ध यानी संशोधन से, यानी पंचकर्म से लंघन किसका करेंगे, तो प्रभु श्लेष में ऐसे वाले रोगों लोगों, ठीक है। या मध्य वाला रोगा कफ पित्त समुद्धता वम्य अतिसार, इनको करेंगे विवंद गौरवा। तो ये श्लोक जो है यहाँ तक इंपॉर्टेंट है, आप लंघन चैप्टर में खासकर इतना ही लिख के जाएं और इतना याद करके जाएं। बाकी ये चैप्टर में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देख लेते हैं। तो ये चैप्टर में बस उतना ही याद रखना है आपको। फिर अगला चैप्टर है 23 संतर्पणीय अध्याय। तो संतर्पणीय जन्य रोग और अपतर्पण जन्य रोग कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इनके जो है नाम याद होने चाहिए, लेकिन इम्पोर्टेंट इतना नहीं है कि सब्जेक्टिव पेपर में आपको पूछ लें कि संतर्पणीय जन्य रोग के बारे में बताइए, ठीक है। फिर भी डिफरेंस बिटवीन करके क्वेश्चन अगर आ जाए शॉर्ट नोट्स पे, तो संतर्पणीय डिफरेंशिएट बिटवीन संतर्पणीय जन्य रोग और अपतर्पण जन्य रोग, ठीक है। तो आपको एक तो इनका कंसेप्ट बताना पता होना चाहिए कि संतर्पण जन्य रोग कौन से होते हैं, ठीक है, जिनमें संतर्पण, और अपतर्पण जन्य कौन से हैं। फिर इनमें रोगों के नाम लिस्ट जो दी गई है आचार्यों ने, फिर कॉमन कौन से बताए हैं, ठीक है, दोनों संतर्पण और अपतर्पण कौन से हैं। और इनकी चिकित्सा के बारे में कुछ, कि संतर्पण जन्य है तो इसमें ये करेंगे लंघन, ठीक है, लंघन तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए अगर आप बाई चांस आ जाए। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देख लेते हैं आगे फिर। ये सारा आप छोड़ सकते हैं। सद्य संतर्पण के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सद्य संतर्पण किससे होता है। अगला चैप्टर है चैप्टर 24 विधि शोणितीय अध्याय। तो विधि शोणितीय अध्याय में आपको जो है ये इंद्रिय प्रदोषज विकार जो ये जो बताए गए हैं,
इसमें रक्तज रोग की जो चिकित्सा सूत्र है वो याद होना चाहिए। ठीक है, तो 17 नंबर श्लोक है, कुर्यात शोणित रोगेषु रक्तपित्त हरिम क्रियाम व्रेकम उपवासम श्रावणम शोणितस्य वा। तो ये आपको पता होना चाहिए एक तो। फिर इसमें शुद्ध रक्त के लक्षण हैं, तो यहीं से आपको याद करना है, तपनीय इंद्र गोपावम पद्मालक्तम सन्निवम कुंजावल सवर्णम च विशुद्धम विधि शोणितम। ना अति उष्ण शीत, तो इसका ना तो अति उष्ण होता है ना शीत होता है, तो आपको याद रखना है। प्रसन्न वर्ण इंद्रियम, इसको छोड़ सकते हैं आप। फिर मद मूर्छा संन्यास, इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है। तो मद मूर्छा संन्यास के बारे में आप सारा कुछ पढ़ के जाएं, क्वेश्चन आ सकता है, और ये क्लिनिकली क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो क्लिनिकली रिलेटेड है क्वेश्चन, तो आ सकता है। मद मूर्छा संन्यास के बारे में वर्णन करें और साथ में इनकी चिकित्सा भी बताएं, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आप जो है मद मूर्छा संन्यास के बारे में जो जो है, आपको पूरा डिफरेंस आना चाहिए कि मद क्या है, मूर्छा क्या है, संन्यास, वो इसी चैप्टर में मिलेगा, तो आप उसके नोट्स जरूर बना लीजिए, या उसको कैसे आपको लिखना है तो आपको पता होना चाहिए। एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम मॉडल आंसर की बात करेंगे कि मॉडल आंसर कैसा होना चाहिए। तो चैप्टर नंबर 25 है यज्ञ पुरुषीय अध्याय। ठीक है, तो यज्ञ पुरुषीय अध्याय में देख लेते हैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो। तो ये ऋषियों के बारे में बोला है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ना क्वेश्चन आएगा इससे, इसको आप स्किप कर सकते हैं। फिर इसमें जो है आपको जो है ये बताए हैं अग्र द्रव्य। ठीक है, तो अग्र द्रव्य वगैरह बताए हैं, तो इनसे क्वेश्चन आने की उम्मीद नहीं है। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आ सकता। फिर भी एक आध जो है एक्सप्लेन करने के लिए द्रव्य गुण से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि वृश्यवात हराणाम क्या है। ठीक है, तो वृश्यवात हराणाम जो है एरंड मूल है, तो एरंड मूल पहले ऐसे क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं कि वृश्यवात हराणाम को पहचानिए, और उसके बारे में फिर उसका रस गुण वीर्य विपाक द्रव्य गुण से रिलेट करके और बोटेनिकल नेम बताइए। ठीक है, चर्चा करते हुए उसका चिकित्सा में प्रयोग बताइए, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है, अगर एग्जामिनर जो है घुमा के क्वेश्चन पूछे तो इजी ही आएगा। तो इतना मुश्किल नहीं है कि आप प्रीलिम्स पास कर चुके हैं तो आप ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा इसको पढ़ना पड़ेगा, तो आपको पहचानना है, बाकी द्रव्य गुण से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ऐसे नहीं आएगा कि सीधे आप सारा कुछ बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो 25 चैप्टर में बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। एक बार पारिक से जो है अग्र द्रव्य की लिस्ट जो है उसको देख लेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर भी जो है फिनिश होता है, चैप्टर नंबर 25 इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। तो अगली वीडियो में हम देख लेंगे चैप्टर नंबर 26 से सूत्रस्थान फिनिश हो जाएगा। फिर काफ़ी जल्दी इंपॉर्टेंट हम कवर कर लेंगे, चिकित्सा स्थान में भी काफ़ी कम ही है, मतलब चिकित्सा सूत्र और उस पर ही फोकस करना है ज़्यादातर हमको, जिससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी प्रीलिम्स टाइप क्वेश्चन पीवाई जो एमसीक्यू टाइप होते हैं उनसे तो हमें पढ़ना नहीं है उसके अलावा। ठीक है, तो आप याद रखें कि जो जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, आप उसके या तो नोट्स बनाते जाएं, एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते जाएं, जिससे आपका आइडियल आंसर भी तैयार हो जाएगा। और आप टेलीग्राम ग्रुप में मुझे आइडल आंसर आप नोट करके भेज सकते हैं, जिससे कि मैं उसको पढ़ के आपका देख लूंगा कि आंसर जो है उसमें क्या कोई दिक्कत है क्या नहीं, उसमें क्या ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई स्पेसिफिक कंसेप्ट बताना है तो मैं आप सभी को गाइड कर पाऊंगा, और बाकी सारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी फायदा मिलेगा। अब एक दूसरे को आप सपोर्ट करेंगे तो ही जो है सिलेक्शन सभी का होगा हमारे आयरो आर्मी चैनल से। तो आप सभी घबराए नहीं, हम सब एक फैमिली है, फैमिली की तरह काम करेंगे। तो और किसी का अच्छा सोचेंगे तो हमारा सिलेक्शन भी होगा, और साथ में दूसरे का भी सिलेक्शन हम करा पाएंगे अपनी वजह से। तो चलिए, इसी थॉट के साथ हम वीडियो को फिनिश करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी और लाइक और शेयर करना ना भूलें, कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।